हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संक्रमण धातुओं में 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनके सामान्य गुण। और इसी क्रम में आज हम विचार करते हैं धात्विक प्रकृति पर। धात्विक प्रकृति याद रखना कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं और विशेष तौर से 3D श्रेणी की जो हम बात करें तो 3D श्रेणी के सारे तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? वो धनायन बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो 3D श्रेणी के सारे जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो इनकी प्रकृति धात्विक हो जाएगी। कौन सी प्रकृति हो जाएगी? धात्विक प्रकृति हो जाएगी। और इसके अलावा एक खास बात आप याद रखना, धात्विक प्रकृति में ये फिर कई प्रकार की विशिष्ट संरचनाएं बनाते हैं। यानी ये डी ब्लॉक के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व आपस में व्यवस्थित होकर के और कुछ विशिष्ट क्रिस्टल बनाते हैं, कुछ क्रिस्टलों का निर्माण करते हैं। वो क्रिस्टल विशिष्ट प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें काय केंद्रित और घनीय संरचना भी बनती है। यानी धात्विक प्रकृति के होते हैं तो धात्विक प्रकृति में ये धात्विक क्रिस्टल बनाते हैं। और धात्विक क्रिस्टल है वो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे मैं कहूंगा काय केंद्रित घनीय संरचना भी बनाते हैं। इसके अलावा FCC जिसे फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसे फलक केंद्रित घनीय संरचना भी कहा जाता है। और इसे ही HCP भी बोलते हैं। FCC को HCP भी बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना यानी हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो याद रखना, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना और काय केंद्रित घनीय संरचना, इस प्रकार की संरचनाएं ये 3D श्रेणी के तत्व हैं वो बनाते हैं। सामान्य सी बात याद रखना। फिर हम नेक्स्ट बात करें उत्प्रेरकीय गुण। कौन से गुण? उत्प्रेरकीय गुण। तो याद रखना, डी ब्लॉक के तत्वों की एक विशेषता है और वो है उत्प्रेरकीय गुण कि 3D श्रेणी के तत्व हैं। याद रखना, उनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। हम बोलेंगे कि इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जिससे ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर लेते हैं और उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। हम बोलेंगे कि 3D श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं, उनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जिससे ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर लेते हैं और उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। और इनमें होता क्या है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में और हम 3D श्रेणी के जो एलिमेंट हैं उनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं तो क्रियाकारक क्या करते हैं? क्रियाकारक हैं वो इस जो डी ब्लॉक के जो उत्प्रेरक हैं उन उत्प्रेरकों की सतह पर जाकर अधिशोषित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूं बताऊं, नाइट्रोजन जैसे गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन जैसे गैसीय अवस्था में है और आप दोनों के मध्य क्रिया करवाओगे, उत्प्रेरक के रूप में Fe डाला जाता है। Fe सॉलिड अवस्था में होता है तो हम पैरों में S लिख देते हैं। याद रखना, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है और हैबर विधि में Fe डाला गया था, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर होते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ जब अमोनिया बनेगी तो अमोनिया गैसीय अवस्था में यूं बन जाएगी। पहले इसे संतुलित कर देता हूँ, 2 नाइट्रोजन तो यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 लगा देता हूँ। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो यहाँ 3 लगा देता हूँ, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, संतुलित हो गई। अब सुनिए होता क्या है कि Fe क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है। Fe जो मैंने लिखा है उत्प्रेरक, वो डी ब्लॉक का तत्व है। तो क्या होता है, ये उत्प्रेरक और इन क्रियाकारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और अपनी सतह पर अधिशोषित करके एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। उत्पाद पहले नहीं बनाता, पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है और वो मध्यवर्ती यौगिक टूट करके उत्पाद में बदल जाता है और ये जो संक्रमण धातुएं वो पुनः मुक्त हो जाती है और पुनः वो इस प्रकार की अभिक्रिया में फिर काम आती है। फिर ये डी ब्लॉक की धातु अर्थात Fe अपनी सतह पर
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेता है और अधिशोषित करके फिर एक सक्रिय जो संकुल है, मध्यवर्ती यौगिक है, वो बनाता है और अंत में वो यौगिक फिर उत्पाद में टूट जाता है और फिर ये संक्रमण धातु है मुक्त हो जाती है और ये प्रक्रिया बार बार चलती है और इससे अमोनिया बनती है और इससे बोलते हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो याद रखना, उत्प्रेरक के गुणों में अगर आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट बात है, पूछा भी जा सकता है, तो आप यूं कहोगे कि 3D श्रेणी के सभी तत्वों में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए इनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक के गुण है वो बढ़ जाता है। होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में और जो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं, वो तत्व क्रिया कारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और अधिशोषित करके और एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं। वो मध्यवर्ती यौगिक अंत में जाकर उत्पाद में टूट जाता है और जो उत्प्रेरक है वो पुनः मुक्त हो जाता है और उत्प्रेरक अगली अभिक्रिया को पुनः प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार उत्प्रेरक के गुण इनमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आप याद रखना, उत्प्रेरक के रूप में और Fe को काम में लिया जाता है और जिससे अमोनिया बनती है। तो ये आपको उत्प्रेरक के गुण के रूप में और समीकरण ध्यान में रखनी है कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में और Fe को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप यह भी ध्यान में रखना कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में और निकल उत्प्रेरक का उपयोग उसकी हाइड्रोजनीकरण क्रिया में किया जाता है। तो यहां आप ध्यान देना, मैं एक यौगिक लिख रहा हूं जो कि असंतृप्त है, ठीक है ना। ये असंतृप्त यौगिक याद रखना, ये मैंने लिखा है, ये कोई वश्य अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, याद रखना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो H2 जोड़ देंगे और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो जहां आपको असंतृप्त कार्बन पर हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, वहां से एक बॉन्ड हटाकर इस हाइड्रोजन को बारी बारी यहां जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और बीच में से बॉन्ड हट जाएगा। तो ये वनस्पति तेल अर्थात जो वश्य अम्ल है, एक प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वश्य अम्ल है, वनस्पति तेल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां आगे जो बनेगा वो इस प्रकार से लिख देंगे कि ये R तो सेम का सेम लिखूंगा, CH सिंगल बॉन्ड CH कर लूंगा और COOR और ये H2 है तो एक H यहां एक H यहां, तो दो इस प्रकार से यू लगा दूंगा। तो ये तो वनस्पति याद रखना कि तेल था, ये तो वनस्पति तेल है और यहां ये बन गया वनस्पति घी। क्या बन गया, वनस्पति घी। तो जब हम लैंग्वेज लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का अर्थ है हाइड्रोजन जोड़ना, जैसे ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन जोड़ना, जैसे क्लोरीनीकरण का अर्थ है क्लोरीन जोड़ना, ब्रोमीनीकरण का अर्थ है ब्रोमीन जोड़ना। इसी प्रकार हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन जोड़ना। तो निकल की उपस्थिति में जब वनस्पति तेलों का और हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, जो कि एक उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कुछ उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं आप याद रखना। ठीक इसी प्रकार आप ध्यान देना, जब एथीन से पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है, पॉलीथीन जिसे प्लास्टिक की चद्दर बोलते हैं, तो वो एथीन से बनी हुई पॉलीथीन होती है। तो आप याद रखना, ये एथीन का सूत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH एथीन होती है और एथीन मैं यहां N लगा देता हूं। N का अर्थ है कि इस एथीन के यहां असंख्य अणु है, ठीक है ना, लाखों करोड़ों अणु हैं इस एथीन के। और इस एथीन में आप उत्प्रेरक के रूप में TiCl4, ठीक है ना, टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, याद रखना TiCl4 पूरा यौगिक आपको काम में लेना है। और Ti क्या है, टाइटेनियम है। टाइटेनियम आप जानते हो
3D श्रेणी का अर्थात डी ब्लॉक का तत्व है। Ti टाइटेनियम 3D श्रेणी का तत्व है और ये बना हुआ इसका पूरा यौगिक मैंने यहाँ उत्प्रेरक के रूप में काम में ले लिया। तो हम धातु को भी पर्टिकुलर उत्प्रेरक के रूप में काम में ले सकते हैं और पूरे यौगिक को भी हम उत्प्रेरक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ TiCl4, क्योंकि टाइटेनियम की 4 संयोजकता यहां होती है तो वो इसके पैरों में आ गई, तो TiCl4 बनेगा सही सूत्र। तो TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड बोलोगे और उत्प्रेरक के रूप में डाल देंगे तो क्या होगा, याद रखना एथीन से क्या बन जाएगी, पॉलीथीन बन जाएगी। एथीन से पॉलीथीन, तो कैसे लिखोगे, यही बात आप, यही समीकरण आप, और एक लेसन लगता है हमारे बहुलक, उस बहुलक में भी आप ये पढ़ोगे, एक प्रकार का बहुलक बनता है। एथीन से पॉलीथीन क्या है, बहुलक निर्माण की प्रक्रिया है। तो वो देखिए, तो आप कार्बन 2 है तो कार्बन 2 आप सेम के सेम लिखोगे सिंगल बॉन्ड से। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 सेम के सेम सिंगल बॉन्ड से, जितने H उतने H यहां लगा दिए। अब ध्यान देना, बहुलक बनाने के लिए ये बीच वाला बॉन्ड है, आप ध्यान देना इस साइड में इधर, इस साइड में इधर, यूं कर देना और बॉन्ड के ऊपर से इस प्रकार का निशान, बॉन्ड को क्रॉस करते हुए निशान कर देना इस प्रकार से। और यहां ये जो आगे N लगा है वो N यहां पैरों में आ जाएगा, वो N पैरों में आ जाएगा। कहने का यहां तो एथीन के लाखों अणु थे और अब क्या हुआ, जो इस प्रकार के अणु बने, यहां N लगाने का अर्थ क्या है कि इस प्रकार जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन का सूत्र है, जो पॉलीथीन है उसका एक अणु ऐसा और है, इसका एक अणु उसके आगे और है, इससे अनंत अणु यूं CH2 वाले अनंत इस प्रकार के अणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो पैरों में N लगने का अर्थ है कि ऐसे CH2 अनंत लंबी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान देना, एथीन से क्या बन गया, TiCl4 की उपस्थिति में पॉलीथीन बन गया। तो ये एक उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार एक अभिक्रिया और लेते हैं, आप P ब्लॉक में जाओगे तो वहां भी वो अभिक्रिया पढ़ोगे, और वो कौन सी होती है, वो होती है ओस्टवाल्ड विधि से और HNO3 का निर्माण, यानी नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल को बनाने की एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि और नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि में एक जगह एक पद में और प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। तो याद रखना कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि में और प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसमें होते तो कई पद हैं लेकिन एक पद में प्लेटिनम काम में आता है और वो पद उत्प्रेरकीय अभिक्रिया के रूप में लिखा जाता है। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, अर्थात अमोनिया में ऑक्सीजन डालिए और उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक डाल दीजिए, और याद रखना ये ठोस अवस्था में है और यहाँ O2 है वो गैसीय अवस्था में, अमोनिया खुद गैसीय अवस्था में होती है। तो यहाँ अमोनिया गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में और प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम में ले रहे हैं, वो धातु के रूप में ठोस अवस्था में है। और जब बनेगा तो याद रखना, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, नाइट्रिक NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में बनेगी। और याद रखना दूसरा यहाँ जल का अणु बनेगा, क्या बनेगा, जल का अणु बनेगा। और अब हम इसे संतुलित कर देंगे, तो आप यहाँ तो 4 लगा देना, तो यहाँ 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ भी 4 नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो आप यूं करना, यहाँ 5 लगाना, 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो यहाँ 6 लगा देना, तो यहाँ 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन तो ये रहे और 6 ऑक्सीजन ये रहे, 10 हो गए, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी तो 4 किया 12 हाइड्रोजन है, इस प्रकार संतुलित हो जाएगी। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं वो उत्प्रेरकीय गुणों में और उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें कोई न कोई उत्प्रेरक काम में लिया हुआ होता है। संक्रमण धातुओं में वे तत्व हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो रंग प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यूं कहूं Mn जो कि डी ब्लॉक का तत्व है, यानी 3D श्रेणी का और 25 नंबर पर आता है। अगर इसका विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5 होता है। कितना? 3d5 होता है, याद रखना। अब इसमें D में इलेक्ट्रॉन देखिए, D अंतिम विन्यास D है, तो D को आप इस प्रकार से यूं
निरूपित करोगे तो यहां देखना डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले हम एक एक हुंड के नियमानुसार इस प्रकार यूं भरते हैं सिंगल, और तो 5 थे, 5 पूरे कर दिए। तो बताइए ये नॉन पेयर नहीं है, यानी पेयर नहीं है, नॉन पेयर है, तो अयुग्मित हो गए। और जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित होते हैं वो उतना ही अधिक रंग प्रदर्शित करता है। तो होता क्या है कि संकरण धातुएं हैं, इनके तत्वों में और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और दृश्य क्षेत्र से जब ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो वही अवशोषित ऊर्जा हमें रंगों के रूप में दिखाई देती है। तो जिससे संक्रमण धातुओं में रंग उत्पन्न होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगले गुण की बात करूं तो अंतराकाशी यौगिक। कौन से? अंतराकाशी यौगिक। और याद रखना अंतराकाशी यौगिक का हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड अंतराकाशी यौगिक, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है आप सुनिए कि डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं उन धातु परमाणु हैं वो निबिड़ संकुलित होते हैं, क्लोज पैकिंग में होते हैं। कि डी ब्लॉक के सभी तत्व जब क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल में वो निबिड़ संकुलित होते हैं, अर्थात क्लोज पैकिंग में होते हैं। फिर भी उनके मध्य यानी क्रिस्टल में उनके मध्य कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। क्रिस्टल में उनके मध्य कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों को अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है उनको। और होता क्या है उन इंटरस्टिशियल साइट में, उन अंतराकाशी स्थानों में और कुछ छोटे आकार वाले अधातु परमाणु जैसे कि बोरोन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये छोटे आकार वाले अधातु परमाणु हैं। ये अधातु परमाणु उन धातुओं के क्रिस्टल में और जो रिक्त स्थान रह गए जिन्हें हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं, उन अंतराकाशी स्थलों में ये अधातु परमाणु जो कि छोटे आकार वाले ये चले जाते हैं, ये वहां स्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार एक विशिष्ट प्रकार का यौगिक बन जाता है जिसे हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो अंतराकाशी यौगिक को आप जब परिभाषित करो तो आप यूं बोलना कि डी ब्लॉक की सभी धातुएं धात्विक क्रिस्टलों में और निबिड़ संकुलित संरचना के रूप में होती है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के रूप में होती है, परंतु फिर भी उनमें क्रिस्टलों के मध्य और कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में जब बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसी छोटे आकार वाली अधातुएं आ जाती हैं तो विशिष्ट प्रकार की यौगिकों का निर्माण होता है जिसे हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। Mn4n ये भी अंतराकाशी यौगिक का उदाहरण है, ठीक है ना। इसी प्रकार TiC ये अंतराकाशी यौगिक का उदाहरण है। Mn मैग्नीज देखिए डी ब्लॉक की धातु है, नाइट्रोजन छोटे आकार वाली अधातु है, टाइटेनियम यहाँ डी ब्लॉक की धातु है, कार्बन यहाँ छोटे आकार वाली अधातु है। तो इस प्रकार से ये कुछ अंतराकाशी यौगिक हैं जो बन जाते हैं। अंतराकाशी यौगिक हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। तो आप ध्यान में रखना अंतराकाशी यौगिक हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक जो बने हैं ये निष्क्रिय होते हैं और याद रखना इनका गलनांक और कवचनांक उच्च होता है। ये निष्क्रिय होते हैं, इनका गलनांक कवचनांक उच्च होता है। और अंतराकाशी यौगिक हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अंतराकाशी यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, इनके गलनांक कवचनांक उच्च होते हैं और ये याद रखना निष्क्रिय होते। मिश्र धातुओं का निर्माण, याद रखना मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुएं और मिलकर के एक विशिष्ट धातु का निर्माण करती हैं, तो जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे होता यूं है कि 3D श्रेणी के सारे जो तत्व हैं 3D श्रेणी वाले, उनकी त्रिज्या लगभग समान होती है। मैं लगभग समान कह रहा हूं कि 3D श्रेणी के सारे एलिमेंट हैं, उनकी त्रिज्या लगभग समान होती है। तो लगभग त्रिज्या जब समान होती है तो ये किसी अन्य क्रिस्टल में से कुछ परमाणुओं को वहां से हटा देती हैं
और उनके स्थान पर ये स्वयं आ जाती है और जिससे मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। तो याद रखना कि 3D श्रेणी की सभी धातुएं उनका आकार लगभग समान होता है। अतः ये धातुएं जब किसी अन्य क्रिस्टल के संपर्क में आती हैं तो उस क्रिस्टल में से ये समान आकार की होने के कारण कुछ अन्य परमाणुओं को तो वहां से निकाल देती हैं और वहां खुद स्वयं व्यवस्थित हो जाती हैं और इस प्रकार एक विशिष्ट धातु का निर्माण होता है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु में याद रखना जैसे पीतल है, पीतल तो आप जानते हो कि पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तांबा और जिंक से मिलकर के पीतल बना होता है। अब सामान्य सी बात यह हो गई, जैसे मैं समझाऊंगा आपको कि सपोज कीजिए कि जिंक धातु का बना हुआ कोई क्रिस्टल था, उसमें जिंक ही जिंक धातु थी और हुआ क्या कि तांबा और जिंक यानी कहने का दोनों डी ब्लॉक की है, तो इस डी ब्लॉक में आकार दोनों के बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो जिंक के क्रिस्टल में से कुछ जिंक को और तांबे ने वहां से विस्थापित कर दिया। जिंक के पूरे क्रिस्टल में से कुछ जिंक परमाणुओं को तांबे के परमाणुओं ने वहां से हटा दिया और उस जिंक वाले क्रिस्टल में वहां कुछ स्थान पर तांबे के परमाणु आ गए और इस प्रकार एक नई धातु बन गई जिसे कहा गया पीतल। तो इस प्रकार मिश्र धातुएं बन जाती है।